दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज यह प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसी का हल प्रश्न पत्र है। हालांकि इसके पहले 2017 का भी एक प्रवक्ता ग्रेड का जो परीक्षा हुआ था, उसका प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इसके पहले जो अपलोड है। इसके अलावा जो आपका जीआईसी लेक्चरर का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल का, उसमें लगभग 41 वीडियो है, जिसमें काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य के इतिहास, विभिन्न गद्य विधाएं और भी बहुत सारे वीडियोज हैं। और टीजीटी पीजीटी में भी आपके ही लेवल के लिए 68 वीडियो अपलोड हैं। तो इन दोनों वीडियोज में बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो प्रश्न पत्र है मैं 2 भाग में कर रहा हूं, क्योंकि एक ही भाग में करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए एक भाग में आज पढ़ेंगे करीब 60 क्वेश्चन को, फिर 60 क्वेश्चन को उसके बाद वाले भाग में पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, या फिर ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, ये दोनों। तो आपको सही क्या है, चारों विकल्प देख लीजिए। उत्तर आपके सामने मैं लाऊंगा, लेकिन पहले चारों देख लीजिए और अपना खुद का मूल्यांकन करिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। ठीक है ना? तो आइए, अब हम आपका उत्तर शो कर रहे हैं। डी इसका क्या सही है? इसका डी सही है। इसके पहले आप पढ़े भी हैं कि ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, ये दोनों होता है, ये इसी दोनों का योग होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, आपको ये बताना है। चारों देख लीजिए, उत्तर अभी आपको मैं शो कर रहा हूं। चारों पहले विकल्प देख लीजिए। अब इसके साथ उत्तर देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात गोपी चंद। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? गोपी चंद। ठीक है। आइए अगला देखिए। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य, ये मद्र नहीं भद्र है, ठीक है ना? यहाँ जो देखिए, शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। चार विकल्प आपके सामने है, दिमाग में सेट करिए और बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक। आगे, राउरवेल किस तरह की रचना है? गद्य, पद्य, मिश्रित, चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यानक, प्रबंध काव्य। देखिए चारों आपके सामने है। अब उत्तर देखिए, ए, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर नौ की उक्तियों में, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है मित्रों, थोड़ा सा कुछ यहाँ मिसप्रिंट है, देख लेते हैं। उक्तियों में कई विलक्षण प्रभावों और चमत्कार है, प्रतिमा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्तियों के लेखक, मतलब यहाँ कुछ शब्द छूटा हुआ है, लेकिन आप इसको पकड़ सकते हैं। ये अगर ऐसा गद्यांश वो लिखा हुआ अगर कोई किसी का कथन हो, तो ये पूछ रहा है कि ये कथन किसका है। ठीक है ना? चलिए तो आइए हम लोग देख लेते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर राम मूर्ति त्रिपाठी का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चारों में आप देख लीजिए विकल्प। विकल्प आपका हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर करेक्शन की बात है, इसको देख ही लिया जाए करेक्शन इसमें क्या कह रहा है। इसको जो कह रहा है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में, कबीर नौ नहीं है, ये थोड़ा सा नौ है ही नहीं, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार। ये जो नौ जो दिया हुआ है 9, ये 9 वास्तव में ये यहाँ नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा,
उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या नामवर सिंह का है, या पुरुषोत्तम अग्रवाल के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चारों देखिए और तुरंत उत्तर सेट करिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। 7वां देखिए, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि शब्द ही बता रहा है कि किस ग्रंथ से लिया गया है। पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम और रामचरितमानस। क्लियर है? उत्तर सेट कर लीजिए। चलिए अब इसका आंसर शो हम कर रहे हैं। ये है आपका ए, अर्थात पद्मावत। बिल्कुल आप सही समझे थे, आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही है, पद्मावत। ठीक है ना। 8वां देखिए, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में आपका टाइम हम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। अब इसका उत्तर पर सीधे हम आ जाते हैं। इसका सही उत्तर आपका है बी। बी का मतलब क्या है? कथन को आप पढ़ करके समझ लीजिएगा। ए सही है और आर गलत है। ठीक है ना। चलिए, सूर्य के विषय में कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो यहाँ चारों देखिए, ए बी सी डी। ठीक है ना, चारों आपके सामने दिख रहा है और आंसर आपका हो जाएगा ए। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। यही जो है कथन ये विरोधाभास वाला यानी कि गलत है। ठीक है। 10वां देखिए, रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? आपको कथन बताना है, यह कथन किसका है। तो देखिए चारों विकल्प आपके सामने है और मैं अब उत्तर शो कर रहा हूं बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे हमें अवश्य बताएंगे। और आपका लगभग जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड का लगभग जितना वीडियो था आपके डिमांड के अनुसार मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर और भी वीडियो आपको चाहिए तो भले इसमें मैं जूनियर एडिट की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन आपको ही वीडियो मिलता रहेगा। आपका अभी परीक्षा 3-4 दिन शेष है, इसमें अगर कुछ वीडियो आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर सकता हूं। ठीक है ना। चैनल को अगर आप चाहें अच्छा लग रहा हो हमारा कंटेंट तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ से बहुत सारा वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। और लाइक और शेयर भी आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो देखिए मध्यकाल का जो नाम दिया है, क्या श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल और एक नाम है मध्यकाल। तो सेट कर लीजिए और इसका उत्तर मैं शो करने जा रहा हूं। ठीक है, ये है सी, क्या है? रीतिकाल। ठीक है ना। तो आइए, ये रीतिकाल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो देखिए मिश्र बंधु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फटाफट बताइए, मैं उत्तर शो करने जा रहा हूं। ठीक है, ए मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधु। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो चारों देखिए और मैं उत्तर शो करने जा रहा हूं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भाषा भूषण। क्या हो जाएगा? भाषा भूषण। अगला देखिए, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? फटाफट बताइए, समझ गए होंगे यह कथन। चलिए मैं उत्तर शो कर रहा हूं। डी बिल्कुल सही। क्या है? घनानंद। ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का निबंध है, निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। कौन ती फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है ना। तो उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक, सी है। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार बिल्कुल सही है। देखिए कौन सही है? शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और फिर अज्ञेय वासुदेव शरण अग्रवाल। फटाफट बताइए कौन है? उत्तर में शो करने जा रहा हूं बी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17, केवल 6 निबंध लिख करके निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत
में ख्याति अर्जित कर ली। बहुत सही क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है और आप समझ गए होंगे। ऐसा आप सेट कर लीजिए, मैं उत्तर शो करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही आपने जाना है, इसका उत्तर होगा बी, वही बिल्कुल जो आप जाने हैं सरदार पूर्ण सिंह का है ये, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर आइए 18 नंबर, एक और द्रोणाचार्य किस की नाट्यकृति है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सेट कर लीजिए, चारों विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। अब मैं उत्तर शो करने जा रहा हूँ, चलिए फटाफट। ये है आपका सी, बिल्कुल सही आप समझे हैं, शंकर शेष। शंकर शेष का क्या है, यह एक नाट्यकृति है, एक और द्रोणाचार्य। चलिए हम लोग 19 देखते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर। फटाफट इसका उत्तर बताइए, सेट करिए। चलिए अब मैं उत्तर शो कर रहा हूँ सी, यानी कि रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा, ठीक। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए चारों देख लीजिए विकल्प। अब मैं उत्तर शो करने जा रहा हूँ, विकल्प में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपका समय बचाना हमको, ठीक है ना। चलिए उत्तर में शो कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही समझे, डी, अर्थात पत्थर गली। क्या है, पत्थर गली, नासिरा शर्मा का क्या है, कहानी संग्रह है। आगे बढ़िए, सीट नंबर 6 किस लेखिका के कहानी संग्रह है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसका कहानी संग्रह, बहुत अच्छा प्रश्न है। चारों देखिए, मैं उत्तर शो करने जा रहा हूं, बिल्कुल सी, ममता कालिया। किसका है, ममता कालिया का है। चलिए आगे बढ़िए, 22वां नंबर का क्वेश्चन, सूरज की किरण की छांव, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है। ए बी सी डी देख लीजिए, विकल्प आपके सामने है, उत्तर शो करने जा रहा हूं। ए कौन है, राजेंद्र अवस्थी। किसका है, राजेंद्र अवस्थी का है। चलिए आगे बढ़िए, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र। बहुत अच्छा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए उत्तर शो कर रहा हूं, वही जो आप समझ रहे हैं, क्या, डी यानी रंगभूमि, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, 24 रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है। चारों विकल्प आपके सामने है, चलिए फटाफट बोलिए, इसका उत्तर मैं शो करने जा रहा हूं। ए देवेंद्र सत्यार्थी। किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का है, ठीक। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। एबीसीडी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही नहीं है, क्या है, कलम का मजदूर है। फटाफट बताइए, नहीं तो तुरंत आप अमृत राय पर पहुंच जाएंगे या फिर अमृत लाल नागर पर पहुंच जाएंगे। तो फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह किसका है, बी मदन गोपाल का। ये क्या है, कलम का मजदूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चारों विकल्प आपके सामने, बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। फटाफट बताइए कौन है, उत्तर मैं शो करने जा रहा हूं, सी क्या है, मराठी, ठीक है ना, मराठी। आगे देखिए, साथ में नेपाली भी होता है, नेपाली विकल्प रहेगा तो आप उसको कर सकते हैं। 27 का जो है, सूची सूची बी का मिलान करना, जूही की कली, नौका विहार, नदी के द्वीप, पुष्प के अभिलाषा और सूची सेकंड से उसका रचनाकार का मिलान करना है। तो फटाफट बताइए, आप समझ सकते हैं इसका उत्तर अभी मैं बता दे रहा हूँ। जूही की कली किसका है, निराला का। नौका विहार किसका है, पंत का। नदी के द्वीप किसका, ज्ञेय का। पुष्प की अभिलाषा किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का। तो फटाफट इसका उत्तर क्लियर हो गया। अब हम आते हैं उत्तर पे, ए का मतलब वही, ए का 4 अर्थात जूही की कली, निराला का। बी का 3 अर्थात नौका विहार, सुमित्रा कुमार पंत का। सी का 1 यानी कि नदी के द्वीप, अज्ञेय का। और डी का आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना, डी का 2 यानी कि पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी का। गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी सूची का मिलान करना है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, प्रीत कर दिन गरे में छुरी। फटाफट बता दी, उत्तर आपका मिल जाएगा। मोर पखा सिर ऊपर रखियो या रसखान का है, बसो मेरे नंदन में नंदलाल मीराबाई का है, भक्तिन को कहाँ सी करी सो काम कुम्भनदास का है, और प्रीति कर दीने गरे छुरी यह जो है कि आपका सूरदास का है। तो इस तरह से आपका सही विकल्प यहाँ नीचे दे रखा है, सी। आप इसको मिलान करके कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार इसको लिखना है, कालक्रम के अनुसार इसको लिखना है। तो देखिए चारों विकल्प आपके सामने है, उत्तर हम शो कर देते हैं सी। सी का मतलब है पहले दूसरा रहेगा, दूसरा का मतलब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ठीक है ना। उसके बाद आपका होगा पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद होगा चौथा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। उसके बाद आपका होगा तीसरा, यानी यज्ञ द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। क्लियर, आगे बढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? देखिए, हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य का के 80 वर्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। क्लियर? आगे देखिए, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? देखिए, चारों विकल्प आपके सामने हैं। अब उत्तर मैं शो करने जा रहा हूं। उत्तर आपका हो जाएगा बी, अर्थात मोहन अवस्थी। कौन है इसके लेखक? मोहन अवस्थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 32 को देख लेते हैं। रामायण महानाटक के लेखक हैं? कौन है? चार विकल्प आपके सामने, फटाफट बताइए। बहुत चर्चित प्रश्न है और इसका उत्तर भी आपके सामने बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। क्या है इसका सही उत्तर? ए, प्राणचंद चौहान का है ये रचना। ठीक है ना, किसका है? प्राणचंद चौहान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रवासी गीत के रचनाकार? बिल्कुल सही, आपने समझ गया होगा कि क्या सही है। नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी। ये फटाफट बताइए, नरेंद्र शर्मा या फिर ये चारों में कौन है? तो देखिए सही उत्तर है आपका ये नरेंद्र शर्मा। ठीक है ना। आइए आगे जो है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? त्रिज्या टीका किसकी है? ये पूरन दास, जगजीवन दास, और फिर भगवान दास और पलटू साहब। पांचों विकल्प आपके सामने, चारों विकल्प आपके सामने, बताइए फटाफट बताइए। इसका उत्तर मैं शो करने जा रहा हूं। तो इसका उत्तर है ए अर्थात पूरनदास। किसका है? पूरनदास का है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ए बी सी डी। चारों विकल्प आपके सामने, फटाफट बताइए। अब मैं उत्तर शो करने जा रहा हूं, सी, यानी कि हिंदी साहित्य का विकास। क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। अगला देखिए, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? आपको यह बताना है नहीं है। तो बिल्कुल चारों विकल्प आपके सामने है और देखते लग रहा है कि बस आपको उत्तर मिल चुका होगा। अब मैं उत्तर शो करने जा रहा हूं। बिल्कुल सही आपने जाना, डी, कविता के नए प्रतिमान। आप बताएंगे कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान है? कौन है? चारों देख लीजिए और फटाफट इसका उत्तर सोच लीजिए। अब मैं उत्तर शो करने जा रहा हूं। तो बी, अर्थात बाबू गुलाब राय। ठीक है ना, ये कौन है? बाबू गुलाब राय हैं इसकी परिभाषा देने वाले। अगला देखिए 38, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? प्रभुजी तुम चंदन हम बाती, जाकी जोत बने बड़े दिन राती। बिल्कुल एकदम सही है, आप इसका उत्तर जान चुके होंगे। अब मैं इसका उत्तर शो कर दे रहा हूं। बिल्कुल सही है, सी, यानी कि रैदास का है। ठीक है ना, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, ये वाली पंक्ति से है। निम्नलिखित 39 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं का सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया था? तो डॉक्टर नागेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा। तो उत्तर आप समझ लीजिए और मैं उत्तर शो करने जा रहा हूं, बी का मतलब आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखिए, गिरा हो जाती सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किस कविता में प्राप्त है? किसकी कविता में प्राप्त है? निराला के, पंत के, प्रसाद के, फिर महादेव वर्मा के। चारों आपके सामने छायावादी कवि का आपके सामने बताइए सही कौन है? तो आपका हो जाएगा बी। क्या है? पंत। ये पंत जो है कि कविता में सब चीजें दिखती हैं। केशव कहीं नहीं जाए क्या कहिए, बार बार पूछा जाता है और आपके सामने उसका आ भी गया। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चारों आपके सामने है और बिल्कुल आपने सही जाना होगा। बिल्कुल सी, यानी कि तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 42, अनुभावों और विभावों का कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? देखिए किस प्रकार का दोष है, तो अनुभाव विभाव किस में आते हैं उसी प्रकार का दोष हो जाएगा। मैंने आपको संकेत कर दिया, ठीक है ना। ये किस में आते हैं? बिल्कुल सही आपने जाना, उत्तर बी, यानी कि रस दोष में है। ठीक है ना, रस दोष के अंतर्गत ये आएंगे। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? सात्विक, कायिक, आहार्य और उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है ना, तो सही विकल्प आपका है ए। क्या है? सात्विक अनुभाव है रोमांच। ठीक है ना। आगे आइए, दोहा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, विषम मात्रिक, संस्कृत वृत्त या अर्ध सममात्रिक? बिल्कुल आपने उत्तर सही समझ गया होगा और वही आपका उत्तर बिल्कुल सही है, डी।
अर्धसमात्रिक छंद है ये। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राजाधिकार वह ही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, कौन सा छंद आपको बताना है? ABCD। उत्तर ला रहा हूं। ए क्या है? इंद्र वज्रा। क्या है यहाँ छंद? इंद्र वज्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस धर्म साम्य के को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं साधारण धर्मवाचक उपमान या उपमेय। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्या है? वाचक। क्या है? वाचक। ठीक है। आइए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार? बिल्कुल सही। बार बार यही एग्जाम्पल पूछा भी जाता है और उत्तर आप विकल्प देखे ही आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए फिर भी जो है हम लोग कर रहे हैं उसको करेंगे। उत्तर देख लीजिए ए, यानी कि बिल्कुल आपने सही जाना, विभावना अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़िए। अधर धरत हरिके परत ओठ दी पटज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंगहोवती प्रयुक्त दोहे में अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है? विभावना, विशेषोक्ति, अदत्त गुण या तदगुण। बिल्कुल ये दो अलंकार थोड़ा सा अलग हट करके हैं, ध्यान से पढ़िए और समझिए, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब मैं उत्तर शो कर रहा हूं, बिल्कुल आपने सही जाना, डी अर्थात तदगुण है। अब आपको ये बताना है कि ये दोहा किसका, कमेंट करके बताएंगे। ये दोहा 48 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका दोहा किसने लिखा है? ठीक है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ये चारों में से आप बताइए कौन है? उत्तर में शो कर रहा हूं, सी सोस्यूर। कौन है? सोस्यूर। ठीक है, आगे बढ़िए। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, चारों देखिए, एकाक्षरी भाषा परिवार, ध्यान से समझिएगा, एक अक्षर का भाषा परिवार। उत्तर शो करने जा रहा हूं, बी चीनी भाषा परिवार। ठीक है ना, क्या है? चीनी भाषा परिवार। 51। झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बहुत अच्छा। झांसी क्या बोला जाता है? कौन सी बोली? अरे बुंदे लेहर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उत्तर क्लियर है, क्या है? ए बुंदेली। क्लियर है ना, बुंदेलखंड है बस। चलिए आइए, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही आपको बताना, फटाफट बताइए किस उपभाषा की बोली है? अब मैं उत्तर शो कर रहा हूं, अब मैं उत्तर शो कर रहा हूं, क्या है? आपका डी यानी कि बिहारी। ठीक है ना, बिहारी में कुछ और बोलियां हैं, बताएंगे? कमेंट करके आप बताएंगे कि बिहारी में और कौन कौन सी बोली है। हम लोग जो अपने घरों में प्रयोग किए जाते हैं वो भी है, और एक आध बोली और है, थोड़ा सा बताएंगे तो फटाफट कि कौन सी बोली है इसके अंतर्गत। आइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। क्या है? चारों देख लीजिए। अब विकल्प उत्तर में ला रहा हूं, डी राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। 54। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई, अभी इसके पहले मैं प्रश्न पूछा हूं, किससे उत्पन्न हुई है आपको ये बताना है। उत्तर मैं बता रहा हूं, आपका बी। क्या है? और मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी अर्थात बिहारी बोली उत्पन्न हुई है। अब आप ये बताएंगे कि अर्धमागधी से कौन सी उपभाषा कह सकते हैं, हाँ कौन सी उपभाषा की उत्पत्ति हुई थी आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए फटाफट। गैल भैल आदि किस बोली के तहत क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक है, अवधि वर्तमानकालिक है, ब्रजभाषा भूतकालिक है, बुंदेली भविष्यकालिक है। तो फटाफट इसका उत्तर बताइए। अरे भाई, इसको उत्तर समझना बहुत आसान है। गोइल, गोइल, सुरेशवा गोइल, रमेशवा गोइल, ऐसे नहीं बोलते हैं। गोइल, गोइल माने गया। अब समझ गए ना किसका है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए क्या है? ए है ना, बिल्कुल सही। तो इस तरह से ऐसे भी आप करके समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है, बहुत आसान है, समझ सकते हैं। उच्चारण के आधार पर यह क्या है, किस वर्ग का है आप समझ सकते हैं, उसके आधार पर समझ सकते हैं। उत्तर मैं ला रहा हूं, ए क्या है? तालव्य। च छ ज झ य तालव्य वर्ण है ना,
बस यही है। आगे बढ़िए। 57 ड़ ढ़ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन अशुद्ध है? अब देखिए कौन सा कथन अशुद्ध है। 4 विकल्प आपके सामने, अब मैं उत्तर ला रहा हूं। बी, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, ये क्या है? यही शुद्ध है, यही कथन सबसे सटीक है, सबसे शुद्ध है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 58 उच्चारण की दृष्टि से श स स व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ, वर्त्स, उष्म या फिर तालव्य? तो उत्तर बिल्कुल सही है, क्या है? सी, उष्म। ठीक है। 59 हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अंग, य, ड़, य। अनुस्वार किसका सूचक नहीं? बिल्कुल आप समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भी क्या सही है? य। ठीक है, आगे आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा है, मतलब कौन सा कथन सही है? यानी कि ए अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, या महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, या अल्प प्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, या फिर महाप्राण घोष संघर्षी कंठ ध्वनि। तो ये चारों आप देख लीजिए, और सही क्या है व्यंजन के विषय में आप इसको बताना है। ये क व्यंजन के विषय में, क वर्ण के विषय में आपको सही कथन बताना है, तो उत्तर हो जाएगा ए। यह क्या क्या है? ये आपका अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है और कंठ है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। लास्ट में एक निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके बाद किस तरह का वीडियो चाहिए आप हमें बताएंगे, और अगला पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट आपको इसके बाद तुरंत मिल जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।